नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बताइए, आप सभी का हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। अगर मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा होगा स्टूडेंट, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि सर आपका आवाज़ क्लियर आ रहा है। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाला और लेक्चर आपने देखा होगा। पूरे 6 चैप्टर तक 6 चैप्टर तक मैंने पूरे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा 10 चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए ये कौन से चैप्टर है। इसके पहले वाला और वीडियो मैंने डाला था, उन वीडियो को आप जाके जरूर देखेंगे। ये हमारा चौथा यूनिट है और 10वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है कोलाइड क्या होते हैं और सरफेस केमिस्ट्री क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला लेक्चर में मैं आपको बताया था कि इसके इंट्रोडक्शन क्या है और इनके कौन कौन से फेस होते हैं, है ना। इनके फेज मतलब कोलाइडी जो प्रवस्था होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हमने प्रवस्था देखा है। ठीक है, उनके प्रकार को देखा है। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारे पास कोलाइडी होते हैं उनको हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे वर्गीकृत करेंगे, इनको आज हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। 11th 12th क्लास में, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, कोलाइडी विलयन और बहुत सारे और चीज है जिसको आपने पहले से पढ़ लिया है। सिर्फ बच्चों आप सभी को रिवीजन बस करना है। इसके बाद आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सके। और जो भी स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस सेम है। एनएपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग उनको किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपको एक सीक्वेंस से वीडियो मिल रहा है, लाइन से वीडियो मिल रहा है। कम से कम कोई तो है जो आपको सीक्वेंस से बता रहा है। बताने वाले बहुत टीचर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस सब पर अलग अलग सेपरेट वीडियो तो बना हुआ है, लेकिन सीक्वेंस से बताने वाले उतने अच्छे से आपको अभी नहीं मिलेंगे। वो कब मिलेंगे, जब आप आगे बढ़ जाएंगे तब मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इतने अच्छे से मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, तो आपको प्लीज इनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और नया है फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं वीडियो को, इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। जो कोलाइड क्या होते हैं इनका हमने डिस्कस पहले वीडियो में कर लिए हैं, तो उनको जाके आप जरूर देखें, है ना। थ्योरी का पूरा पार्ट है। तो इनको आप इस तरीके से मैं बताऊंगा तो आप ज्यादा समझेंगे, राइट ना। देखते हैं। इनके बांटने के बहुत सारे आधार है। पहला है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर और प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर दूसरा आधार है। तीसरा आवेश के आधार पर। ये 2 प्रकार के आवेश मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इसके आधार पर हम 2 प्रकार के समझेंगे। तीसरा है हमारे पास, ये चौथा पॉइंट है, आणविक आकार के आधार पर। ये 3 प्रकार के होंगे, ये 2 प्रकार के होंगे। और ये द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, हम लोग 2 प्रकार के मेन पढ़ेंगे और वही हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं। और ये पहला हमारे पास परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, इनको भी हम लोग समझेंगे। चलिए, इनको चार्ट को आप पहले यहाँ पर जो वर्गीकृत किए गए हैं इनको आप कॉपी में बना लेंगे। थोड़ा सा मेन मेन चीजों को आप नोट डाउन करें, इतना थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और भाई आपको बताना चाहता हूं मैं, अजय माला, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, जो भी आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, सब चीज मार्केट में अवेलेबल है। आप खरीद सकते हैं। जब तक आप खरीदेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। यहां से जितना बातें मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इनको आप बढ़िया करते जाइए, समझते जाइए। चलिए बच्चों देखते हैं। प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के मिलेंगे, हाइड्रोसॉल, बेंजोसॉल, एल्कोसॉल, एरोसॉल। अब चलिए मैं आपको बताते जाता हूँ। हाइड्रोसॉल मतलब अगर आपका माध्यम अगर पानी हो, वाटर हो, तब उनको हाइड्रोसॉल कहते हैं। इनको पहले और मैंने बता दिया है। अगर आपका जो माध्यम अगर बेंजीन हो तो बेंजोसॉल। अगर आपका माध्यम एल्कोहल हो तो एल्कोसॉल। अगर आपका माध्यम एयर मतलब हवा होता है ना, तो एयर है, हवा है, तो एरोसॉल कहेंगे। क्लियर हो यहां तक। ये माध्यम के आधार पर 4 प्रकार आप बिल्कुल बना सकते हैं। अगर पानी है, एल्कोसॉल। पानी है तो हाइड्रोसॉल। अगर बेंजीन है तो बेंजोसॉल। एल्कोहल है तो एल्कोसॉल। एयर मतलब हवा है तो एरोसॉल। क्लियर हो। अब देखते हैं। परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था के बीच लगने वाले
बल के आधार पर, दो प्रकार के, है ना। आप देख पा रहे हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड कैसे हैं, को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। लियोफिलिक कोलाइड और लियोफोबिक कोलाइड, ये दोनों प्रकार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो बहुत इजी है और ये चैप्टर ही आपको अच्छा नंबर देगा। क्लियर हो, तो इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा मेहनत करेंगे, पूरा ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। आवेश के आधार पर दो प्रकार, धन आयन और ऋण आयन सॉल्व, ठीक है। कोलाइडी कणों के आणविक आकार के आधार पर बहुआण्विक, वृहत आणविक कोलाइड और संगुणित कोलाइड, तो ये सब को हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। ऐसा नहीं एकदम छोटा छोटा वीडियो नहीं देंगे, आप ऐसा करें कि थोड़ा कम लेक्चर में ज्यादा चीज समझ सके, इतना तो करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर, फिर वही बात आ गई। देखो, अगर जल है हाइड्रोसॉल, बेंजीन है बेंजोसॉल, एल्कोहल है एल्कोसॉल, एयर मतलब हवा है एरोसॉल, ये तो कंप्लीट है, 1 मिनट में खत्म हो गया। अब यह है हमारे पास इंपॉर्टेंट, प्रक्षिप्त परावर्तन और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर देखते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी, एक को उल्टा एक करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है, एक को उल्टा एक को हम लोग को करना पड़ेगा। देखते हैं, ये ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था, प्रक्षिप्त पदार्थ प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दो चीज होते हैं, आपको शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया, उन वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज उनको देख ही लेना। तो दोनों जैसे ही संपर्क में आते हैं तो कोलाइड बन जाते हैं। क्या बना लेते हैं, कोलाइड बना लेते हैं, मतलब विलियन बना लेते हैं, कोलाइडी विलियन बना लेते हैं। जैसे कि स्टार्च हो गए, गोंद आदि, ये स्थायी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये स्थायी होते हैं। अब इनका उल्टा मैं नीचे आपको बताऊंगा, बिल्कुल हुबहू, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एक को याद करो, दूसरा को उल्टा मार दो, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इनमें विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित नहीं होते हैं। जैसे कि कोई भी हमने विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो वहां पर अवक्षेपित नहीं होते। अवक्षेपित का मतलब ये होगा पीपीटी बनना, है ना। पीपीटी मतलब जैसे आप दूध को मथते हैं तो वहां पर दही जब बनते हैं तो ऊपर में कुछ पीपीटी आ जाते हैं, व्हाइट 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 व्हाइट। जैसे मेरे एक्सपेरिमेंट पर आपने बहुत सारा देखा होगा केमिस्ट्री का, जैसे हम कोई पीपीटी बनाते हैं, बन रहा है पीपीटी, अवक्षेप बनता है कह रहे हैं, तो वहां पर पीपीटी बनते हैं। तो यहाँ पर पीपीटी नहीं बनते हैं। विद्युत अपघट्य आप कितना भी मिला लो, है ना, इलेक्ट्रोलाइट कितना भी मिला लो, विद्युत अपघट्य नहीं बनेंगे। क्लियर हो, ये क्या होते हैं विद्युत अपघट्य के बारे में हम हार्डी सुलजे जो नियम है वहां पर हम लोग बात करेंगे। यदि किसी प्रकार से इसका अवक्षेप अगर हो जाता है तो इनको पुनः कोलाइडी विलयन में आसानी से लाया जा सकता है, ठीक है। अतः ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब उत्क्रमणीय कहने का मतलब बच्चों दोनों दिशा में ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इस तरीके से आपने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर मान लीजिए पानी है, यहाँ पर ये बन जाते हैं गैस बन जाते हैं, और गैस को फिर कन्वर्ट करेंगे पानी में, और आप पानी को कन्वर्ट कर सकते हैं बर्फ में, अब बर्फ को कन्वर्ट कर सकते हैं पानी में। तो ये जो निशान होते हैं ये रिवर्सिबल का निशान है, दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं कह रहे हैं। और देखते हैं, प्रक्षेपण माध्यम जल होने पर इन्हें जल स्नेही कोलाइट कहते हैं या हाइड्रोसॉल कहते हैं। क्लियर हो, अब चलिए द्रव विरोधी एक बार समझते हैं। देखो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, द्रव स्नेही क्या होते हैं, इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही शीघ्रता से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और कोलाइडी विलयन बना लेंगे। स्टार्च गोंद इसके उदाहरण है, ये स्थायी होते हैं। और नीचे वाला पढ़ेंगे तो स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। इसमें कितना भी आप विद्युत अपघट्य मिला दो सरलता से अवक्षेपित नहीं होगा, है ना। और इनमें यदि किसी प्रकार का अवक्षेपण भी अगर हो जाए तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में आसानी से ला सकते हैं, लेकिन पुनः नीचे में हम लोग अवक्षेपित नहीं कर सकते, है ना, कोलाइडी अवस्था में नहीं बना सकते, आसानी से नहीं ला सकते, ठीक है। ये उत्क्रमणीय है तो ये अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय वाला बात को ध्यान रखना है, स्थायी को याद रखना है, विद्युत अपघट्य मिलाने का बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए। अब देखते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी क्या होते हैं। जब प्रक्षिप्त परावर्तक पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम अगर संपर्क में आते हैं तो कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते हैं, बल्कि विशेष विधि के माध्यम से हम लोग कोलाइडी विलयन बनते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइडी कहते हैं बच्चों। जैसे कि गोल्ड होता है, आर्सेनिक, इसके सल्फाइड ऑक्साइड आदि क्या होते हैं बच्चों, अविलेय लवण के रूप में सॉल्व बनाते हैं, ठीक है। ये अस्थायी होते हैं, ऊपर वाला स्थायी था, ये अस्थायी है। विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये शीघ्रता से अवक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं था,
इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करना कठिन है। ऊपर वाला को आसानी से कर सकते थे, नीचे को नहीं कर सकते। ऊपर वाला उत्क्रमणीय था, ये अनुत्क्रमणीय होगा, है ना। परिक्षेपण का माध्यम जल होने पर इन्हें जल विरोधी कोलाइड कहते हैं, ठीक है। इन्हें संग्रहित करने के लिए इनमें स्थायी कारक पदार्थ, मतलब स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको वही बात समझाया बच्चों, दोनों में हमको ऊपर वाला को पढ़ना है, नीचे वाला आपसे ऑटोमेटिक उल्टा आपको लिखना है, इसीलिए हम दोनों को पढ़ने की सलाह नहीं देते हैं। ऊपर वाला को पढ़ लीजिए, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बस याद करना है। क्लियर हो? अगर आपसे क्लियर हो गया ये टॉपिक बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए शुरू वाला में क्या था, द्रव स्नेह में क्या था, प्रक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम, दोनों संपर्क में आसानी से आकर के कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाते हैं। क्लियर हो? इसके उदाहरण ये है, ऊपर वाला स्थायी है, ये नीचे वाला अस्थायी है। उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से हम लोग अवक्षेपित कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते, आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त करना कठिन। अच्छा, यहाँ प्राप्त करना कठिन है, वहां पर सरल था। क्लियर? यहाँ अनुत्क्रमणीय है, वहां उत्क्रमणीय है, बस यही चीज है। क्लियर हो गए? दोनों में अंतर आप बना सकते हैं, अगर ऊपर ने आपने पढ़ा तो ये आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इनको अंतर को बता सकते हैं, डिफरेंट को बता सकते हैं। अगला है बच्चों, आवेश के आधार पर अगर हमारा जो कोलाइड है, जो सॉल है, अगर धन आवेश के रूप में है, तो बच्चों हमारे पास ऐसे कोलाइड धन आवेश वाला कोलाइड कहलाएगा। यहां पर देख पा रहे हैं आप FeOH3, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम है OH3, मेथिल ब्लू, मेथिलीन ब्लू, तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, उदाहरण है धन आयन सॉल के। क्लियर हो? ये काम आएगा आपका आगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखें, धन को, धन वाले पार्ट को ऋण वाला स्कंदित करते हैं, मतलब पीपीटी बनाने के लिए, और ऋण वाला रहेगा तो उनको धन, और धन वाला रहेगा तो ऋण। अगला देखते हैं ऋण एंड सॉल, ऐसे सॉल जिसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था पर ऋण आवेश होते हैं, उदाहरण है हमारे पास AU है का सॉल है, और AG का सॉल है, और CDS अथवा AS2S3 का सॉल है। तो ये हमारे पास ऋण आयन के कैटेगरी में आएंगे। ये आपको समझ में आ गया आवेश के आधार पर। अब समझते हैं बच्चों, ये लास्ट है हमारे पास, और इसको कैसे पूछते हैं एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा। आणविक आकारों के आधार पर देखते हैं, पहला प्रकार है बहु आणविक कोलाइड, है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इस प्रकार के नाम से पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत सारे, राइट ना, आणविक मतलब अणु। इस प्रकार के कोलाइड में एक ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का अर्थात अणुओं का समूह होता है जिनका व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, बहुत छोटा साइज होता है। ये आपस में विक वांडर वाल्स बल के द्वारा क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं, दुर्बल बल के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उदाहरण है गोल्ड सॉल में विभिन्न आकार के कण होते हैं जिनमें कई परमाणु होते हैं, जैसे कि सल्फर सॉल बहुत से S8 अणुओं से क्या होते हैं बच्चों, बने होते हैं। बहुआण्विक कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कैसे होते हैं, ये W जैसे आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से, ठीक है, S8 कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक सल्फर यहाँ है, दो सल्फर यहाँ हो गया दो, तीन, और एक चार, और एक पाँच, और एक छः, और एक सात, और एक कितना हो जाएगा 8, W जैसे दिखाई देता है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुआण्विक मतलब सीधा ऐसे कोलाइड विलयन, ऐसे कोलाइड जिसमें जो अणु होते हैं, बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इनकी संख्या बहुत सारे होते हैं, है ना। और इनके साइज की बात करें 1 नैनोमीटर से कम होता है ना, और ये आपस में दुर्बल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी होते हैं, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। अब ये नाम से पता चल रहा है। दूसरा है हमारे पास मैक्रो, मैक्रो और मैक्रो में फर्क होता है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, ठीक है, और दीर्घ आणविक कहने का मतलब वृहत आणविक कोलाइड। इस प्रकार के जो कोलाइडी होते हैं, कोलाइडी के जो आकार होते हैं वो बहुत बड़े साइज होते हैं, बड़े बड़े साइज होते हैं, और ये आपस में इतने बड़े होते हैं कि वे कोलाइडी परास क्या होते हैं, परास के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनके साइज बड़े होते हैं। उदाहरण है प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज। इन पदार्थों का आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं, काफी अधिक होते हैं, तथा अणुओं का आकार कोलाइडी कणों के आकार के परास में होते हैं। बहुत से
द्रव स्नेही कोलाइड भी इसी वर्ग में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दीर्घ आणविक में द्रव स्नेही कोलाइड आते हैं और बहु आणविक कोलाइड में द्रव विरोधी कोलाइड आते हैं। लास्ट है मेरे बच्चों संगुणित कोलाइड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ऐसे कोलाइड जो निम्न सांद्रण पर सीएमसी कहते हैं, है ना, नीचे में लिखा होगा कहीं पर सीएमसी, ये देखो सीएमसी, है ना, ये शॉर्ट में आपको नाम पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं हमारे पास। ये ऐसे कोलाइड होते हैं जो निम्न सांद्रण पर, है ना, सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं और उच्च सांद्रण पर कोलाइडी गुण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे संगुणित अणु बनाने के कारण होते हैं, उदाहरण सोडियम स्टीरेट, ये साबुन का सूत्र है, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COO Na, ठीक है, निम्न सांद्रण पर प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। उच्च सांद्रण पर स्टेराइड आयन जो संगुणित होकर के, है ना, संगुणित कोलाइड बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मिसेल कहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे और थोड़ा सा देखते हैं। मिसेल का बनना परिक्षिप्त माध्यम के सांद्रण पर डिपेंड करता है। यदि साबुन का जल में सांद्रण 10⁻³ मीटर से कम हो तो यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा, किंतु इनमें अधिक सांद्रण पर वह मिसेल बना लेता है ना। प्रत्येक मिसलर जो तंत्र होते हैं के लिए एक क्रांतिक मिसेल सांद्रण या सीएमसी, इसका पूरा नाम देख सकते हैं, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, पूरा नाम जान सकते हैं, जिस सांद्रण के ऊपर वह एक मिसेल की भांति व्यवहार करता है। साबुन के लिए सीएमसी का मान 10⁻³ मोल लीटर -1 है ना। मिसेल बनाने से 100 या उससे अधिक अणु भार लेते हैं। इस तरीके से आप जानते हैं जो अपमार्जक होते हैं, सर्फ साबुन आप यूज करते हैं, तो इनका एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपको अब रही बात हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, अगला जो सवाल अगला हम लोग पढ़ेंगे, राइट ना। तो ये हमारा कितना सवाल बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर पूछ सकते हैं आणविक आधार के आधार पर आपको बताना है कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, ये एक प्रश्न बनेंगे। ये धन आयन ऋण आयन तो बहुत छोटा है, ये तो आपके दिमाग में है। धन आयन सॉल्व होगा, धन आयन, ऋण आयन होगा तो ऋण आयन, एक हो गया। और दूसरा है हमारे पास ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, यही हमारे एग्जाम में पूछे गए बार बार और यही आपको फिर पूछने की संभावना है। और ये आपको तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, इनको साइड में रखे, ये तो शुरू में ही आपने पढ़ा है। अगर माध्यम जल है तो हाइड्रोसॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, एल्कोहल है तो एल्कोसॉल, हवा है तो एरोसॉल, क्लियर हो। तो ये सब आपको पढ़ना नहीं है। और वर्गीकृत करने के लिए आपको बहुत कम पूछेंगे, आपको सीधा पूछेंगे द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या है। और दूसरा आपका आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आपने 3 पढ़ा ना, है ना, एक मिसेल पढ़ा और एक बहुआण्विक और एक और आपने पढ़ा है यहाँ पर बहुआण्विक और दीर्घ आणविक। यही आपके एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है, इनको आप जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, थ्योरी पार्ट है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, और इतना ही आप पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर काफी अच्छा ढंग से जाएगा, राइट ना। बच्चों अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी सीक्वेंस से वीडियो मिल रहा है आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से नोटिफिकेशन में मिलेगा, राइट ना। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। और इसके बाद का जो वीडियो होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे और धूम मचा के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आप उनको जरूर पढ़िएगा, आपके लिए एकदम मजेदार रहेगा। और पेपर में आपको वहीं से देखने के लिए 80 से 90% चीज, 90 तो नहीं कह सकता, लेकिन 80 से 85% चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से करिए बच्चों, और समझिए 2 महीना के तैयारी में आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।